Namaste everybody. Welcome back to my YouTube channel. That is the BS Scientist Exam by Coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal, the founder and the CEO of this very edtech startup. And today we are going to start with ALET 2017, which is कौन सी class हो गई? 1, 2, 3. हाँ. Class 4 of the ALET Masterclass series, where we've already covered difficult critical reasoning questions of ALET 2014, 15 as well as 16. आई बटन पे ना मैं सब लगा दी ये चीजें, उनको प्लीज देख लो, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी तुम लोग का टाइम ना ये जीके मैथ्स और एनालिटिकल करने का है। ये जो टाइम है, ये जो सीआर आप रिवाइज कर रहे हो, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग ईच एंड एवरी ऑप्शन इन दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ऑल्सो वी आर डिस्कवरिंग न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, पैरेलल रीजनिंग है, फ्लॉड रीजनिंग है, डिस्क्रिपेंसी, पैराडॉक्स, फ्लॉ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब चीजें हम कर रहे हैं। ठीक है। तो आज भी हम न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, तो उन सेट ऑफ क्वेश्चंस को देख लो। अगर किसी का फियर स्ट्रांग नहीं है, सो गो थ्रू दीज क्वेश्चंस। ठीक है, यू गेट टू लर्न अलॉट मेनी थिंग्स एंड एलिट है course on a higher side as compared to CLAT. At the same time, a very different way of solving CR questions as compared to CLAT, right? When it comes to ALIT. सो ऑल्सो मैंने टोन्स का पूरा सीरीज बना के रखा है, फुल फ्लेजेड 100+ टोन्स कर रखी है उसमें, उसको जाके देख लो। फिगर्स ऑफ स्पीच सारे कर रखे हैं, उसको जाके देख लो। ये तो भाई यही है कि आप आपको टिप्स पे होना चाहिए टोन्स और फिगर्स ऑफ स्पीच। कोई ये तो नॉन नेगोशिएबल हो गया अब, मतलब वो नहीं पता तो फिर तो आई एम सॉरी। ओके, सो इतना भी मतलब लोड मत लो, फिर भी just जाकर कर लो। ठीक है, जस्ट वॉच दोज वीडियोस अगेन बिफोर योर एग्जाम। अभी इस पर आ जाओ, लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस। फाइन, गुड टू गो। अपने आपको टाइम दो, गिव अराउंड 30 seconds टू योरसेल्फ व्हेन यू आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। 1 मिनट मैं नहीं बोलूंगी, मैं कम से कम टाइम तो मैं इसलिए बोलूंगी ताकि तुम उधर 1 मिनट में कर पाओ, बिकॉज यू हैव एम्पल टाइम। और ये सीआर क्वेश्चन सिर्फ 10 से 11 आते हैं, 11 आते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट एलिट में। अगर वो पैटर्न से थोड़ा सा अपने आप को एबरेशन, एक दो ऊपर नीचे का एबरेशन चलता है, बट अगर बिल्कुल ही डेविएशन कर दिया उन लोगों ने तो वो अलग बात है, बट यूजुअली 10 से 11 आता है। और अगर किसी का एआर और एलआर और आरसी बहुत स्ट्रांग है, तो वो सीआर क्वेश्चंस में पर क्वेश्चन में 2 मिनट 3 मिनट लगा सकता है। ठीक है, इट्स ओनली व्हेन दोस थिंग्स आर क्लियर टू। Columnist. Senators who are not firmly committed to this question is about flawed pattern of reasoning. हमने अपनी पहली वीडियो में, which was about ALET 2014, we did one question of parallel reasoning, जो ऋचा वाला था, आर्टिस्ट एंड pornography वाला। This is about flawed pattern of reasoning. कौन सी reasoning गलत है, कौन सी reasoning में खोट है, that is flawed, right? So first of all, let's read the given extract which is given to us, and then we'll look at each and every option. Fine. Senators who are not firmly committed to the core set of beliefs will formulate new campaign strategies and moot problems before each upcoming election. ठीक है? Senators are elected to serve multiple terms in office only if they formulate new campaign strategies and moot points before each upcoming election. Therefore, senators who are not firmly committed to the core set of beliefs are elected to serve the multiple terms in office. क्या बोल दिया भाई, क्या बोल दिया आपने? Fine, let's understand. क्या बोला गया हमें? स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड लाइन। सेनेटर्स मल्टीपल टर्म्स सर्व कर सकते हैं, और वो टर्म्स कब सर्व कर सकते हैं? जब वो फॉर्मुलेट करेंगे कैंपेन स्ट्रेटजीज एंड मूट प्रॉब्लम्स को। एंड कौन फॉर्मुलेट करेंगे कैंपेन स्ट्रेटजीज? फर्स्ट लाइन पर आ जाओ, इधर लिखा हुआ है, जो कमिटेड नहीं है, जो कमिटेड नहीं है कोर बिलीफ से, वो फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि जो कमिटेड नहीं है कोर बिलीफ से, वो फॉर्मुलेट करेंगे मूड प्रॉब्लम्स, और जो फॉर्मुलेट करेंगे मूड प्रॉब्लम्स वही सर्व करेंगे मल्टीपल टर्म्स। ये चेन बन गया। अब यहाँ पर हम देयरफॉर में लिख दिया सेनेटर्स हु आर नॉट फर्मली कमिटेड। ठीक है, टू फर्मली कमिट, जो कमिटेड नहीं इससे क्रॉस लगा दिया, टू कोर सेट ऑफ बिलीफ्स आर देयरफॉर इलेक्टेड टू सर्व मल्टीपल टर्म्स। और बीच का पार्ट हमने अज्यूम कर लिया कि हाँ ये होता है, और क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूरा चेन दे रखा है, राइट? दिस काइंड ऑफ अ चेन, काइंड ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, जो आप देख रहे हो, चेन टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पर एक प्रॉपर चेन बन रही है, लाइन बन रही है। अब फ्लॉड पैटर्न ऑफ रीजनिंग क्या है? हमें इन क्वेश्चंस में क्या क्या करना होता है? आप ना देखोगे कि ओके, आई एम इरेजिंग दिस, शुड आई इरेज दिस? आई इरेज दिस। ये क्वेश्चंस तुम ये समझ में तो आ गए ना? ये वो प्रॉपर जो चेन सीरीज हमने बनाई है वो आ गई समझ में? ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शंस पे। हमें ऑप्शंस में भी चेन सीरीज ढूंढनी है। ऐसे ही क्वेश्चन होता है पैरेलल रीजनिंग, बच्चों कंफ्यूजन होता है, बट ये इजी होता है।
इजी क्यों होता है? ये इजी इसलिए होता है क्योंकि मेरे को सेम चेन सीरीज ढूंढनी है बाकी क्वेश्चन में। अगर मैं बाकी क्वेश्चन में भी सेम चेन सीरीज ढूंढ दूंगी तो दैट केस आई वुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। लेट्स सी क्या दे रखा है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, proliferation means expansion will accelerate मतलब बढ़ेगा only if there is widespread access to fissile material। fissile material मैंने वीडियो भी बना रखी है आई थिंक जेसी पोआ पर। इट्स अबाउट जो आप न्यूक्लियर में यूज करते हो दैट इज फिसाइल। widespread access to fissile material goes in hand in glove with increased regional stability instability, therefore nuclear proliferation will not accelerate unless there is an increase in regional instability। ठीक है, तो यहाँ पर है फिसाइल मटेरियल है, फिसाइल मटेरियल का एक्सेस है। फिसाइल मटेरियल के एक्सेस की वजह से ही आपके पास क्या होगा, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होगा। ठीक है, एंड जो फिसाइल मटेरियल गोज इन हैंड एंड ग्लव मतलब ये पैरेलल चलते हैं किसके साथ, रीजनल स्टेबिलिटी के, रीजनल इंस्टेबिलिटी के साथ। ठीक है, और हमने बोल दिया है कि ठीक है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन तब तक नहीं होगा जब तक आपके पास इंक्रीज इन रीजनल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी। बिल्कुल सही है, चेन रिएक्शन इसमें भी बन रहा है। इसमें हमने क्या लिया, हमने सिनोनिमस ले लिया फिसाइल मटेरियल को एंड रेगुलर रीजनल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि हैंड एंड ग्लव बोला है, हैंड एंड ग्लव मतलब एक साथ चलता है साइमल्टेनियसली। तो भाई चेन ही बन रही है कि यार फिसाइल मटेरियल चाहिए तभी आपके पास न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होगा, या फिर इंक्रीज इन रीजनल इंस्टेबिलिटी चाहिए तभी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होगा, इसलिए नहीं होगा। इन्होंने देखो एक्स एक वाई होता है, एक्स वाई रिएक्शन, दिस वाज एक्स न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन उससे वाई, राइट, नॉट एक्स। ठीक है, मतलब न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं क्यों नहीं होगा, जब तक रीजनल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी, तो नॉट वाई। ये चीज वैलिड है, तब ये चीज वैलिड है, होगी। अब आ जाओ बी पर आते हैं। इफ हेल्थ कॉस्ट कंटिन्यू टू राइज, ठीक है भाई, हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ रही है, फॉरेन करेंसी मार्केट्स विल डीवैल्यू द यूरो, फाइन, बट हेल्थ केयर कॉस्ट विल नॉट कंटिन्यू टू राइज, देयरफॉर फॉरेन करेंसी मार्केट्स विल नॉट डीवैल्यू द यूरो। सिंपल सी बात है, एक्स वाई रिलेशन है, एक्स है करेंसी, हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ रही है तो यूरो विल डीवैल्यू, और अगर एक्स नहीं होगा, हेल्थ कॉस्ट नहीं बढ़ेगी तो यूरो भी डीवैल्यू नहीं होगा। ऑप्शन बी भी एक चेन रिएक्शन है। ठीक है, तो फ्लॉड कौन सा है, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, लेट्स सी। सी कौन सा है, सी एंड डी। लेट्स कीप सी ऑन होल्ड, डी पर आते हैं। अ वेल कंस्ट्रक्टेड हाउस इंक्लूड्स कोड कंप्लायंट फ्रेमिंग, वायरिंग एंड इंसुलेशन। ठीक है, हम टर्मिंग दिस इज एक्स। ठीक है, एक हाउस के पास ये ए मटेरियल है, ठीक है, ए मैंने इसको टर्म कर दिया। हाउस इज मार्केटेबल ओनली वेल इट्स वेल कंस्ट्रक्टेड, वेल कंस्ट्रक्टेड ये पूरा स्टेटमेंट ही ये मान लो। ठीक है, वेल कंस्ट्रक्टेड हाउस, ठीक है, तो मार्केटेबल तभी है वो हाउस जब उसके पास ये ए मटेरियल है। ठीक है, तो मतलब मार्केटेबल हाउस में ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी, दिस इज ऑल्सो चेन रिएक्शन। ठीक है, एक हाउस मार्केटेबल है, क्यों, क्योंकि वो वेल कंस्ट्रक्टेड है, और वेल कंस्ट्रक्टेड क्यों होगा, क्योंकि उसमें ये ए मटेरियल्स प्रेजेंट है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ चेन रिएक्शन, तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। ई बचा, सी बचा, सी इज द आंसर। कैसे, देखो, आई विल रेज दिस। क्या बोला सी में, सी में अब देखो क्या बोला है, अ लॉयल पर्सन इज अ लाइकेबल पर्सन। ठीक है, for a loyal person always stands by her friends and a likable person also always stands by friends। ठीक है, a loyal person is a likable person, for a loyal person always stands by her friends। ठीक है, and a likable person also stands by her friends। how can you say a likable person will also stand by its friends? यहाँ पर कई चीज तो नहीं मेंशन है ना, लॉयल पर्सन है, लॉयल पर्सन इज अ लाइकेबल पर्सन। ठीक है, सिंपल सी बात है, लॉयल एक लाइकेबल पर्सन है। फॉर अ लॉयल पर्सन ऑलवेज स्टैंड्स बाय हर फ्रेंड्स। ठीक है, ऑलवेज स्टैंड्स बाय हर फ्रेंड्स एक लॉयल पर्सन है। ठीक है, ऑलवेज स्टैंड्स बाय हर फ्रेंड्स, एंड अ लाइकेबल पर्सन ऑल्सो स्टैंड्स बाय हर फ्रेंड्स। हाउ दिस इज ट्रू, लाइकेबल पर्सन के बारे में ऐसी कोई भी चीज अवेलेबल हमारे पास नहीं है। कंसिडर दिस टू बी, दिस इज लॉयल, ठीक है, एंड दिस इज लाइकेबल, एंड दिस इज फ्रेंड्स। जो लॉयल वाला है वो लाइकेबल वाली कैटेगरी में आ रहा है, या कंसिडर दिस लाइक, चलो ऐसे देखते हैं इसको, ये लॉयल है और ये लाइकेबल है। कंसिडर दिस, ये लॉयल पर्सन है हु स्टैंड्स बाय हिज फ्रेंड्स, ठीक है, और वो लाइकेबल भी है, बट बाकी के लोग तो लाइकेबल नहीं है ना। जरूरी थोड़ी ना है कि लाइकेबल पर्सन स्टैंड बाय करेंगे अपने फ्रेंड से, तो ये पार्ट तो मिसिंग हो गया।
ये तो लाइबल, ये तो अपना स्टैंड बाय, स्टैंड नहीं करेगा विद फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट, लाइकेबल वाला पार्ट। देयरफॉर जो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये फ्लॉड रीजनिंग है। लॉयल फ्रेंड्स, उसमें ना क्या होता है, पिछले वाले क्वेश्चन देखो चेन बन रही थी, ठीक है, इज इक्वल टू आ रहे थे, एक एरो फॉर्मेट हो रहा था। यहाँ पर है लॉयल पर्सन इज अ लाइकेबल पर्सन, फॉर लॉयल पर्सन ऑलवेज स्टैंड्स बाय फ्रेंड्स, एंड लाइकेबल पर्सन ऑल्सो ऑलवेज स्टैंड्स बाय फ्रेंड्स। हमें लाइकेबल पर्सन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है चेन रिएक्शन में आने के लिए, देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। अगर इससे नहीं आया समझ में, तो आई होप कि वेन डायग्राम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं पैरेलल रीजन के, जहां पर आपको वेन डायग्राम बनाने की भी जरूरत पड़ सकती है। सो जस्ट मेक श्योर यू आर ड्राइंग दोस थिंग्स इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट बाय द नॉर्मल रिटन थ्योरेटिकल मेथड। इस पर आते हैं, अब आ जाओ। सम पीपल fear that our first extraterrestrial visitors will not be the friendly aliens envisaged in popular science fiction movies। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पर नहीं रहते, जो अर्थ पर नहीं रहते, मतलब वो फ्रेंडली एलियंस नहीं होंगे। मतलब वो कुछ लोग को लगता है, डर लगता है कि जो लोग बाहर से आएंगे अर्थ पर वो फ्रेंडली एलियंस नहीं होंगे, ठीक है, थोड़े अजीब से होंगे। बट रादर हॉस्टाइल इन्वेडर्स हो सकता है, हमें इन्वेड करने के लिए आ जाए, बेंट ऑन ग्लोबल डोमिनेशन, पूरे दुनिया पर अपना डोमिनेशन जमाने। दिस फियर इज ग्राउंडलेस, मतलब बेसलेस है भाई, कोई एविडेंस नहीं है। Any alien civilization that makes it to a planet must have acquired the wisdom to control war, or it would have destroyed itself long before contacting us। कौन सा assumption है? assumption वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एलिट। तो यहाँ पर बोला है कि यार बिल्कुल बेसलेस है, क्योंकि कोई भी एलियन सिविलाइजेशन जब अर्थ पर आएगी, वो तभी आएगी जब उसके पास नॉलेज होगी वॉर को कंट्रोल करने के लिए, नहीं तो वो अपने आप को खत्म कर लेती ऑलरेडी, हमें कांटेक्ट करने से पहले। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट दैट इज गिवन टू अस, कि यार वो अच्छी होगी, वो वॉर फैलाने नहीं आई होगी, उसके पास अच्छी खासी विजडम होगा। कौन सा assumption है? आर प्लैनेट विल हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरी टेरेस्ट्रियल विजिटर्स एट सम टाइम इन फ्यूचर। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फ्यूचर के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है, होगा नहीं होगा, प्रेजेंट है तो ऑप्शन ए इज एलिमिनेटेड, और टाइम तो इममटीरियल है, टाइम के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे assumption में। हम तो नॉर्मल वॉर और एलियंस के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरस्टेलर ट्रैवल इज अनवर्केबल except in a society which is more technologically advanced than ours। कौन सी सोसाइटी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है? आर वी टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी इन दिस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन बी एलिमिनेटेड। A civilization that has learned to control war on its own planet will not wage war on another। This is the correct answer। And alien civilizations are more morally advanced than those of the earth। morality, morally advancement के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ऑप्शन सी क्यों करेक्ट है? ऑप्शन सी इसलिए करेक्ट है क्योंकि हमने बोल दिया कि वो जो बाहर से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियंस आए होंगे, वो फ्रेंडली बींग्स होंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी विजडम होगा वॉर को कंट्रोल करने का, या फिर वो खुद ही मर जाते हैं हमें कांटेक्ट करने से पहले। तो अगर ऐसा कुछ सिनारियो होता है, इसका मतलब है दे ऑलरेडी नो अबाउट वॉर, दे ऑलरेडी नो अबाउट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वॉर। उनको ऑलरेडी पता है कि हमें वॉर को कंट्रोल करना है और हमें वॉर नहीं फैलानी। सो दिस इज देयर अजम्पशन कि जो सिविलाइजेशन ने लर्न करके रखा हुआ है कि हमें वॉर को कंट्रोल करनी है, वो वॉर वेज नहीं करेगी हमारे अगेंस्ट, इसलिए वो फ्रेंडली है। इसलिए शुरुआत में आपने बोल दिया कि वो बेसलेस है चीज, कि वो हॉस्टाइल इन्वेडर्स है, ग्लोबल डोमिनेशन जमाने आए हैं, आपने उस चीज को बेसलेस बोल दिया। देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फाइन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम, 2017 का। दिस वाज assumption, assumption काफी मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, मेरे को assumptions में बहुत डाउट रहता था, ठीक है, बट वो फिर क्लियर हो गया था। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। फाइन, ओके, सो experts, experts musicologists believe that Beethoven wrote his last piano sonata in 1824, 3 years before his death। तो उसकी डेथ हुई होगी कहीं 1827 में, ठीक है, और उसने अपना सुनाता लिखा है, लास्ट पियानो वाला, वो लिखा है 1824 में, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ पियानो सोनाटा वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड दैट बियर्स बीथोवेन्स नेम एंड डेट्स फ्रॉम 1825। भाई तुमने 1824 बोला, बोल रहे हो 1825 में मिला है। Clearly, the experts are mistaken because not every piece that Beethoven wrote was catalogued in their lifetime।
ठीक है, गलती हो गई होगी क्योंकि उन्होंने ठीक से टाइम लाइन नहीं बना के रखी उसके मैन्यूस्क्रिप्ट्स की। हो सकता है बाद में कोई अपीयर हो गया हो जो कैटलॉग में, जो आपकी टाइमलाइन में ऑलरेडी मेंशन ना हो, बाद में डिस्कवर हो गया हो। एंड इज नोन दैट बिथोवन कंटिन्यूड टू कंपोज अंटिल जस्ट फ्यू वीक्स बिफोर हिज डेथ। ठीक है, और इसका ऐसा नहीं कि लास्ट सोनाटा उसने 3 साल पहले बनाया था अपनी डेथ के, उसने अपने कुछ वीक्स पहले, अपनी डेथ के कुछ वीक्स पहले भी वो चीजें लिखी हैं, रिसेंटली डिस्कवर हुई है। रीजनिंग इज मोस्ट वल्नरेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिसिज्म्स। ऐसा क्वेश्चन वल्नरेबिलिटी पर आता है, ठीक है, दिस इज वीकनिंग, दिस इज अ सोल वीकनिंग क्वेश्चन, अदर वे ऑफ आस्किंग। जैसे हमने देखा था ना क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वीकन्स द आर्गुमेंट एक्सेप्ट, वो होता है स्ट्रेंथनिंग वाला क्वेश्चन, स्ट्रेंथनिंग का अदर वे पूछने का। ये वल्नरेबिलिटी सिंपल वीकनिंग पूछ रहे हैं, ये अलग वे है पूछने का weakening, तो इनको भी याद रख लेना। तो लेट्स रीड द ऑप्शंस वन बाय वन। कौन सा आपको लग रहा है कि क्रिटिसिज्म में आएगा, कौन सा वीकन कर रहा है पूरे स्टेटमेंट को। तो एक को कुछ बाकी की स्टेटमेंट स्ट्रेंथन कर रहे होंगे और एक वीकन कर रहा होगा। Either of the two things could have occurred independently as taken to show that those two things could not have occurred simultaneously। ठीक है, मतलब बोल रहे हैं कि दो चीजें इंडिपेंडेंटली हो रही होंगी, राइट, ऐसे दिखाने के लिए कि वो एक साथ नहीं हो सकती, तो वो चीजें अलग अलग हो रही हैं। तो आप देखो, आर्ग्यूमेंट यहाँ पर ये कुछ अलग ही चीज के बारे में बात कर रहा है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए फिर साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता, मतलब ऐसी चीज के बारे में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट। तो ये तो हो गया आउट ऑफ स्कोप ऑप्शन। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास ऑप्शन स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग में हमेशा अगर आपसे वीकनिंग मांगा है तो हमेशा बाकी के ऑप्शन स्ट्रेंथन हो रहे होंगे, है ना, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कई बार आपके पास आउट ऑफ स्कोप वाले ऑप्शन आ जाए। ठीक है, तो आउट ऑफ स्कोप वाले ऑप्शन को आपको बिना सोचे समझे बस एलिमिनेट कर देना। यू कैन हैव आउट ऑफ स्कोप, राइट, यू हैव किलिंग द आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन स्टेटमेंट्स भी, स्ट्रेंथनिंग वाला भी हो सकता है। दिस इज आउट ऑफ स्कोप, ये तो कर ही नहीं सकते। एंड इनकंसिस्टेंसी दैट हैज प्रेजेंटेड हैज मोर देन वन पॉसिबल रेजोल्यूशन इज ट्रीटेड एज दो ओनली वन रेजोल्यूशन इज पॉसिबल। ठीक है, फाइन, इस पर उसको होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, establishing that a certain event occurred is confused with having established the cause of that event। अगेन आउट ऑफ स्कोप, बिकॉज कॉज के बारे में बात करें, ऐसे हम लोग को कॉज के बारे में इधर बात कर ही नहीं है। डेथ, पियानो सोनाटा एक्सेट्रा कुछ करा नहीं, तो सी इज एलिमिनेटेड। A claim that has a very general application is based entirely on the evidence that narrowly restricted range of cases। Again, मैं दिस इज अबाउट कि इट्स नॉट अबाउट कि हम एक ब्रॉड जनरलाइजेशन कर रहे हैं फ्रॉम लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस। हम बस एक स्पेसिफिक एविडेंस को उठा रहे हैं विच इज अबाउट बिथोवन, राइट, वी आर पिकिंग अप वन स्पेसिफिक थिंग अबाउट हिम। ऐसा कुछ नहीं है कि इट्स वी डोंट इवन नो वेदर इट इज नैरोली रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ केसेस और वेदर इट इज अ होल लॉट ऑफ वाइड केसेस जो हम उठा रहे हैं। हमारे पास कितना बड़ा लॉट है उन केसेस का जहां से हम एक ही वाला लास्ट पियानो वाला केस को असेस कर रहे हैं, राइट। माना आपने चीजें मेंशन कर दी हैं कि कैटलॉगिंग वाली चीज मेंशन थी ना, वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड दैट बेयर्स बिथोवेन्स नेम आर मिस्टेकन बिकॉज नॉट एवरी पीस वाज रिटन इन द कैटलॉग। तो वी डू नॉट नो कि हमारे पास नैरोली थे या वाइडली था केसेस थे। तो दिस इज अगेन आउट ऑफ स्कोप, दिस इज अगेन वी डोंट नो अबाउट। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स आर मिस्टेकन बोला है हमने एज वन ऑफ द रीजंस कि क्यों ऐसा हुआ, कि क्यों अभी मैन्युस्क्रिप्ट मिल रही है हमें। बी पढ़ो, एन इनकंसिस्टेंसी इज प्रेजेंटेड has more than one possible resolution is treated as the only one possible resolution। मतलब ये जो पूरी स्टेटमेंट है कि हमें पता चला कि वो उसकी डेथ तब हुई थी और पियानो उस टाइम उसने बजाया था 1824 में, बट उसने उस टाइम नहीं बजाया था, 1825 में बजाया था। और ऐसा भी हो सकता है उसने फ्यू वीक्स बिफोर डेथ बजाया हो। तो ऐसा नहीं कि एक्सपर्ट्स मिस्टेकन थे आर्ग्यूमेंट में, ऐसा ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रेजोल्यूशन पॉसिबल है, हो सकता है मल्टीपल रेजोल्यूशन पॉसिबल हो सकता है कि एक्सपर्ट्स से यहाँ पर लिखा हुआ आर मिस्टेकन, हो सकता है उन्होंने लिख दिया हो लेकिन किसी और चीज की वजह से फाइनल कंपाइलेशन में कैटलॉगिंग की वो चीज रिकॉर्ड ना हुई हो। ठीक है, हो सकता है वो पेजेस कहीं फट गए हो, वो कहीं चले गए हो। तो इनकंसिस्टेंसी कैन हैव मोर देन वन पॉसिबल रेजोल्यूशन, दो ओनली वन रेजोल्यूशन इज पॉसिबल, दो हम उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि एक ही रेजोल्यूशन पॉसिबल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज यही वीकन कर रहा है, यही बोल रहा है कि यार सिर्फ बोल रहा हूँ एक्सपर्ट्स से मिस्टेकन नहीं, और भी पॉसिबिलिटी है, एक्सपर्ट्स से मिस्टेकन के अलावा भी चीजें हो सकती हैं। लास्टली यहाँ पर नैरोली रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ केसेस है, वाइडली केसेस है, वाइड नंबर ऑफ केसेस है, हमें नहीं पता
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन हमें नहीं पता, इंडिपेंडेंट और साइमल्टेनियसली कौन सी दो चीजें हो रही हैं हमें नहीं पता। तो ए सी डी इज आउट ऑफ स्कोप एंड बी इज द ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट एंड विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। कभी कभार ऐसा होता है यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई द ऑप्शन आपने क्यों छोड़ा, बट वो आपको नहीं सेंस बना रहा होता एंड यू जस्ट लीव इट, बट यू डोंट हैव अ सॉलिड रीजन बिहाइंड इट, दिस ऑल्सो वर्क्स। ठीक है, इन एग्जाम इट इज गोइंग टू वर्क अलॉट, इतना टाइम नहीं होगा, बट रिमेंबर दिस वन थिंग, एग्जाम में जब आप मार्क कर रहे होगे ना क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, जो आपने फर्स्ट गो में आंसर उठाया ना, रिमेंबर दिस इज नॉट जस्ट फॉर सीआर, इट कुड ऑल्सो बी फॉर लीगल, इट कुड ऑल्सो बी फॉर अदर सेक्शंस एज वेल। जो फर्स्ट गो में आंसर उठाते हो ना, दैट इज ऑलवेज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जो आप इतना ओवर थिंकिंग चालू करते हो ना, फिर वो बाद में गलत आंसर्स आ जाते हैं। हो सकता है कि ओवर थिंकिंग के बाद करेक्ट भी उठाओ, बट दैट इज एज पर पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू कि ऐसा होता है यूजुअली। अब नेक्स्ट वीडियो में 2018 करेंगे, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।